नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। देश भर में भाजपा का जनसंपर्क अभियान। हरिद्वार में पार्टी के अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय मंत्री ने बताई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। सीएम धामी द्वारा कराए जा रहे कार्यों की हुई सराहना। उत्तराखंड के ऋषिकेश में होगी G20 की तीसरी बैठक। 26 से 28 जून तक कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विदेशी मेहमानों के स्वागत की तैयारियां जारी। यूपी से उत्तराखंड में घुसे बदमाश। भगवानपुर के चोली क्षेत्र में हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। हथियारबंद 2 बदमाश घायल। उत्तराखंड के कोटद्वार की युवती हुई ठगी की शिकार। ऑनलाइन कंपनी का डिलीवरी अधिकारी बनकर खाते से उड़ाए 99,000 रुपए। पुलिस की साइबर सेल जांच में जुटी। पंद्रह जून से लगने वाला कैची धाम मेला नैनीताल पुलिस के लिए चुनौती। देश प्रदेश से बड़ी संख्या में पहुंचेंगे श्रद्धालु। पुलिस ने ट्रैफिक प्लान किया लागू। और अब रुक कर लेते हैं खबरों का। पीएम मोदी तक पहुंचा पुरोला से समुदाय विशेष के पलायन का मामला। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने पुरोला की घटना को लेकर पीएम को पत्र लिखा है। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि पुरोला से समुदाय विशेष के लोगों को पलायन से रोका जाए। आयोग ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से गलत पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, अब पुरोला से समुदाय विशेष के पलायन का मामला प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच गया है। अब इसमें प्रधानमंत्री क्या कुछ कार्रवाई कर सकते हैं और उनके द्वारा क्या कुछ एक्शन लेने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, इसकी जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल फातिमा, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में पुरोला क्षेत्र में जो लव जिहाद का मामला सामने आया था, उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उचित कार्रवाई करने के लिए डीआईजी गढ़वाल को और बकायदा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को निर्देश दिया था कि उचित कार्रवाई की जाए और जो शरारती तत्व है उनको किसी भी रूप में बर्दाश्त न किया जाए। उनके खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई के लिए मुकदमे दर्ज किए जाए। काफी मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। मसला ये हुआ था कि एक युवक के द्वारा अपना नाम बदल करके अपनी पहचान छुपाने के बाद एक युवती को धर्मांतरण के मामले पर कहीं न कहीं एक षड्यंत्र के तहत इस पूरे मामले को पेश किया गया था। उसके बाद जब इस पूरे मामले को सोशल मीडिया में पहले चर्चाएं बनी थी, लेकिन चर्चाएं जब उड़ रही थी उस दरमियान धारा 144 के संदर्भ में जिलाधिकारी और कानून व्यवस्था के तहत एसएसपी की चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये मामला उजागर हुआ है। इस मामले में सबसे पहले गिरफ्तारियां होनी सुनिश्चित करें। जब युवक की इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जो तमाम लोग हैं, स्थानीय लोग, वो सड़कों पर आकर के प्रदर्शन करते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे अराजक तत्वों को उत्तराखंड से बाहर किया जाए या स्थानीय जो लोग रह रहे हैं वहां पर वो उनको परेशान कर रहे हैं, उनको बाहर किया जाए, क्योंकि उनके चलते, अराजक तत्वों के चलते दूसरे लोगों पर भी लोग शक करना शुरू कर देते हैं। ये कड़ी यहाँ से जुड़ती है। इसके बाद धामी बतौर मुख्यमंत्री जब उत्तरकाशी के दौरे पर होते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जबरन धर्मांतरण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लव जिहाद और लैंड जिहाद, ये दोनों प्रकरण में किसी को भी बर्दाश्त किसी रूप में नहीं किया जाएगा। इस मामले को देख स्थानीय लोगों ने भी प्रदर्शन किया और जो विशेष समुदाय विशेष के लोग थे उनके खिलाफ किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, बल्कि आवाज ये उठाई कि जो विशेष समुदाय में जो पनाह दे रहे हैं, जो अराजकता फैला रहे हैं, ऐसे लोगों का चिन्हितीकरण करने के बाद उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए ताकि जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना हुआ है वो बरकरार रहे। इसको लेकर के अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया के जरिए एक पत्र भेजने की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक समुदाय विशेष के पलायन करने वाली जो संबंधित पोस्ट
सोशल मीडिया पे डाली गई है, उसको लेकर के उन्होंने रिक्वेस्ट की है प्रधानमंत्री से कि ऐसे लोगों का पलायन होने से रोका जाए। बल्कि साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जो अराजकता फैला रहे हैं, जो समाज में असमानता फैला रहे हैं या जी फिर जो विवाद का कारण बन रहे हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। श्रीनिवास, ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग इस मामले को सांप्रदायिक रंग देकर 70 साल से जो उत्तरकाशी में लोग रह रहे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या ये भी धर्मांतरण से जुड़ा मामला है? देखिए, धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मामले के प्रकरण के बाद ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल बना है और आज स्थिति ये है कि धारा 144 पुरोला से उत्तरकाशी क्षेत्र में जहां पर महापंचायत बुलाने की बात की गई थी, उस एरिया में लगाई गई है ताकि किसी को भी किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो। सरकार ने यह आश्वस्त किया है जो अराजक तत्व है उनको छोड़ा नहीं जाएगा और जो साधारण लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष के हैं, चाहे वो समुदाय विशेष के हैं, चाहे वो दूसरे लोग हैं, लेकिन ऐसे में उनके आपसी भाईचारे में जो दिक्कतें पेश आ रही है, वो आ रही है कुछ अराजक तत्वों की वजह से। उस अराजक तत्वों का चिन्हितीकरण दोनों समुदायों को करना है। इस बात को लेकर प्रशासन ने अपील की है और दोनों समुदाय में जो अराजक तत्व है, चाहे वो इधर के समाज के हैं, चाहे उधर के समाज के हैं, ऐसे लोगों का चिन्हीकरण करने के बाद उचित कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए ताकि आपसी सौहार्द न बिगड़ा जाए। और साथ ही साथ जो राजनीतिक रोटियां, तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पूरे प्रकरण पर, जैसा आपने कहा कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है, तो इसको लेकर के राजनीतिक रोटियां जरूर राजनीतिक दम सेकने का काम करते हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने आपस में चर्चा करने के बाद ये जरूर तय किया है कि अराजक तत्वों पर अगर कार्रवाई होती है तो उनको एक दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत नहीं होगी। श्रीनिवास, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अक्सर गलत पोस्ट डाल रहे हैं। ऐसे में लोगों के बीच डर का माहौल पैदा होगा, तो इसको लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कार्रवाई कर सकते हैं? प्रधानमंत्री को कार्रवाई के लिए एक पत्र भेजना वो उस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री का ध्यान या प्रधानमंत्री कार्यालय का ध्यान इस मामले पर खींचना चाहते थे अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वो कार्रवाई से, धामी की कार्रवाई से वो संतुष्ट है, लेकिन जो माहौल डर का बन रहा है, वो माहौल बनने की जो वजह है, उन वजहों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरी बार कोई इस तरीके की हरकत ना कर सके। और खास तौर पर जब जहां पर आपसी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति आकर के किसी के पारिवारिक चीजों में दखल देता है और उसके बाद मामला बिगड़ जाता है, उसको लेकर के दोनों परिवारों के बीच आपसी मनमुटाव हो जाता है। इसको लेकर कहा है कि अराजक तत्वों पर कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री उचित डायरेक्शन राज्य सरकार को देंगे और राज्य सरकार उस पर कार्रवाई कर भी रही है। यही कारण है कि धारा 144 इस बात से लगाई गई है कि कहीं पर भी कोई विचार गोष्ठी न कर पाए, कोई एक दूसरे के खिलाफ मुखालफत न कर पाए, कोई 4 आदमी से ज्यादा कहीं पर जाकर के कोई षड्यंत्र न रच पाए। इसीलिए कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पुलिस को चप्पे चप्पे पर तैनात किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास तमाम जानकारी के लिए। तो पुरोला से समुदाय विशेष के पलायन का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुका है। तो प्रदेश में सरकारी भूमि परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने को लेकर धामी सरकार गंभीर नजर आ रही है। सरकारी भूमि और परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण रोकने में प्रौद्योगिकी निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से विभागों का डिजिटल लैंड बैंक तैयार होगा, जिसके माध्यम से डिजिटल लैंड बैंक के डेटा को हर 2 महीने में अपडेट किया जाएगा। भूमि पर अतिक्रमण या कोई भी परिवर्तन दिखाई पड़ने पर संदेह के रूप में शीघ्र सिग्नल संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी के पास पहुंचेगा। अतिक्रमण की सूचना छुपाने पर संबंधित विभाग के अधिकारी पर कार्रवाई होगी। वहीं मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने सभी विभागों को राजस्व विभाग की ओर से भेजी गई गाइडलाइन के अनुसार नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला सीधे देहरादून से जुड़ गए हैं। हिमांशु, अब धामी सरकार परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए काफी गंभीर नजर आ रही है। ऐसे में अब हर 2 महीने पे लैंड बैंक पे अपडेट भी किया जाएगा डेटा, तो अब जो भी अतिक्रमणकारी हैं उनके खिलाफ खास कार्रवाई होगी और उनमें डर का भी माहौल होगा। क्या कुछ कहना है आपका इस पे?
निश्चित रूप से फातिमा, आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार लैंड जिहाद को लेकर काफ़ी गंभीर है। इस पर सीएम धामी ने भी सख्त रुख अख्तियार किया था। इसको लेकर पिछले दिनों कार्रवाई भी देखी गई थी। 2 चरणों में कार्रवाई हुई। पहले चरणों में जो सरकारी संपत्ति थी, जो जिन पर अवैध कब्जा था, अवैध मजारें थी, अवैध धार्मिक स्थल थे, उनको हटाया गया। इसके बाद जो नदी किनारे अवैध अतिक्रमण है, उनको हटाया गया। ये कार्रवाई अब भी जारी है। तकरीबन 90 से 95% के आसपास ये कार्रवाई पूरी हो चुकी है। लेकिन अब धामी सरकार एक बार फिर लैंड जिहाद को लेकर गंभीर दिख रही है, क्योंकि धामी सरकार का साफ कहना है कि जितने भी सरकारी भूमि पर संपत्तियां हैं जो अतिक्रमण मुक्त हो चुकी हैं, उनका एक लैंड बैंक तैयार किया जाए, ताकि उनका एक डेटा एक आंकड़ा सरकार के पास है। इसी के तहत डिजिटल लैंड बैंक तैयार किया जा रहा है और इसके लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। टेक्नोलॉजी यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से ये डिजिटल लैंड बैंक तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही हर 2 महीने में इस लैंड बैंक में अपडेट किया जाएगा। एक नोडल अधिकारी भी तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई संबंधित विभाग अतिक्रमण मुक्त करने के बाद अगर कोई फिर से वहां पर अतिक्रमण होता है और वो सूचना छिपाता है, तो संबंधित अधिकारी भी इस कार्रवाई के तहत नापे जा सकते हैं। साथ ही साथ साफ तौर पर कहना है मुख्य सचिव SS संधू का, उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं, कि लैंड बैंक हर 2 महीने में अपडेट किया जाएगा और अपडेट के दौरान जो भी अधिकारी सूचना को छिपाने की कोशिश करेंगे, उन्हें नापा जाएगा। साथ ही साथ ये जो लैंड बैंक है वो जिलेवार तैयार किए जाएंगे और जिलों के तहत किस जिले में कितना लैंड बैंक अभी तक परिसंपत्ति वापस आ चुकी है, अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है, इसी को लेकर ये सब कुछ तैयारी करने के लैंड बैंक तैयार करने को लेकर धामी सरकार अपना सख्त रुख्तियार अपना रही है। क्योंकि पिछले दिनों देखा भी गया था कि बहुत सी जगह पर अतिक्रमण की खबरें सामने आई थी, अतिक्रमण मुक्त भी करवाया गया और इसी के तहत अब एक बार फिर धामी सरकार ये बड़ा कदम उठाने जा रही है, ताकि जितने भी सरकारी संपत्तियां हैं उनका एक आंकड़ा सरकार के पास रहे। जी फातिमा। हिमांशु, ये डिजिटल लैंड बैंक कब तैयार हो जाएगा और प्रदेश में कहां तक का डेटा इसमें कवर किया जा सकेगा? रूप से फातिमा, सचिवालय में बैठक के दौरान ये मुद्दा उठा था और इस मुद्दे के तहत ये भी देखा गया था कि कब तक ये पूरा होगा। इसको लेकर आगे समीक्षाएं बैठक होंगी, क्योंकि अभी पिछले दिनों देखा गया था कि लगातार अवैध अतिक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक की गई थी। अब डिजिटल जो लैंड बैंक है उनको तैयार करने के लिए समीक्षा की जाएगी और ये पूरे उत्तराखंड में, यानी कि उत्तराखंड के 13 जिले हैं और 13 जनपदों में इसको लेकर लैंड बैंक तैयार किया जाएगा। और ये जो लैंड बैंक है, इस पे यही देखा जाएगा कि कितनी संपत्ति अब तक मुक्त हो चुकी है, अतिक्रमण से मुक्त हो चुकी है और कितनी अभी बची हुई है। साथ ही साथ इसको हर 2 महीने में अपडेट करने के लिए भी कहा गया है। जी फातिमा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में महा जनसंपर्क अभियान चला रही। इसके तहत सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जा सके। हरिद्वार पहुंची भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर स्वराज विद्वान ने जिला भाजपा कार्यालय में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी करी। कठोर कानून भी बना दिया है। ये पहला राज्य है जहां नकल विरोधी कठोर और सख्त कानून बना है। ये पहला राज्य है जहां जो धर्मांतरण का भी कठोर कानून बना है। 2024 में हमारी 5 सांसद यहाँ से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके पुनः संसद में जाएंगे ये, और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तराखंड में G20 की 2 बैठकें हो चुकी हैं और तीसरी बैठक 26 जून से 28 जून को नरेंद्र नगर ऋषिकेश में होनी है। इसको लेकर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि G20 को लेकर अधिकारियों की बैठक भी ली जा रही है। इस सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमान त्रिवेणी घाट में होने वाली गंगा आरती में भी शामिल होंगे। इस बार वे 25 जून से ही आने शुरू हो जाएगा। G20 में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों के स्वागत की तैयारी को लेकर सरकारी अमला दिन रात जुटा हुआ है। कैबिनेट मंत्री ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हीं के कारण उत्तराखंड को G20 की 3 बैठक का सौभाग्य प्राप्त हुआ। G20 की जो समिट अभी तक हमारे प्रदेश में 2 हो चुके हैं। पहली रामनगर में, दूसरी वेस्टर्न होटल नरेंद्र नगर यानी ऋषिकेश के पास।
तीसरी बैठक भी 26, 27, 28 जून को होनी है। मैंने बैठक ली है अधिकारियों की। हमने, हालांकि आप जानते हैं कि जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं लगभग हम सब पहली बैठक से पहले पूरी कर चुके थे, लेकिन अब इसमें दो बातें हैं जो उसमें मुझे कहनी है कि एक तो इसमें आरती जो है त्रिवेणी घाट में होनी है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो वो सारा मैंने देखा भी है, बातचीत भी हुई है। दूसरा, इस बार जो अतिथि आने वाले हैं वो 25 से आना शुरू हो जाएंगे, उनको किस प्रकार से हम आदर सत्कार करेंगे अपने आने वाले अतिथियों का अपने एयरपोर्ट पे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राधा भवन स्थित यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना का निरीक्षण किया। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित हुई, जिसमें मसूरी भाजपा मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटें भाजपा की झोली में आएंगी। उन्होंने कहा कि मसूरी में पानी की समस्या के समाधान के लिए यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना से शीघ्र मसूरी वासियों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा और 30 से 35 वर्षों तक मसूरी में पानी की किल्लत नहीं होगी। तो हमने जो पानी की सप्लाई थी वो फिलहाल हमने शुरू करवा दी है। कुछ परेशानियां बिजली की वजह से है, तो कुछ हो सकता है 2-3 महीने में वो शॉर्ट आउट हो जाए। फिलहाल हम लोग 4 से 5 MLD पानी पर डे सप्लाई कर रहे हैं। तो मसूरी वासियों को हमने कल भी पानी सप्लाई किया 2 घंटे के लिए, आज शाम को एक बार फिर सप्लाई करेंगे हम लोग ना। 9 साल के अंदर मोदी के नेतृत्व में देश ने बहुत तरक्की की है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी सैनिक ताकत है। जहां पहले हम विदेशों से खाद्यान्न का आयात करते थे, आज 100 से अधिक देशों को आयात की जगह निर्यात हम कर रहे हैं। इसी प्रकार जहां विदेशों से हम हथियार लिया करते थे, 70 से अधिक देशों को हथियार देने का काम हम कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं रुड़की की ओर, जहां पे सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेड़ला गांव में हुए बवाल के बाद हरिद्वार जिले के आला अधिकारियों ने गांव में डेरा डाल दिया है। गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं गांव में प्रवेश करने वाले लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसके बाद गांव में एंट्री दी जा रही है। वहीं जिले के आला अधिकारी गाँव में लगातार गश्त भी कर रहे हैं। बता दें कि बेड़ला गाँव में रविवार को दलित युवक की ट्रैक्टर की चपेट में आने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने गाँव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। वहीं देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ा कि गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस बल पर भी पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसमें 4 टोटल मुकदमे लिखे गए हैं। एक जो मृतक है उसके चाचा की तरफ से जो तहरीर दी गई थी उसमें 304 का मुकदमा दर्ज हुआ है, और इसके अलावा पुलिस की तरफ से 3 केसेस अलग अलग जो घटनाक्रम हुआ उसमें दर्ज किए गए संगीन धाराओं में। और इसमें 3 मुकदमे जो पुलिस के हैं उसमें अभी तक 13 लोग की गिरफ्तारी रात्रि में हो चुकी है, और 20 लोग जो है प्रिवेंटिव अरेस्ट जो वहाँ बलवा कर रहे थे उनकी प्रिवेंटिव अरेस्ट 151 में की गई। तो टोटल 33 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। करीब 60 से 70 लोग इसमें नामजद अलग अलग मुकदमों में, जिसके लिए टीम लगाई गई है। बाकी शांति व्यवस्था बनी हुई है। मौके पर मजिस्ट्रेट और SP के निगरानी में जो है वहाँ पर पुलिस फोर्स नियुक्त किया गया है। उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग अपहरण मामले में बनी तनाव की स्थिति के बीच मुस्लिम समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की है। मीडिया से मुखातिब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि उन्हें सीएम ने पूरी तरह से आश्वासित किया है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि जो बेकसूर लोग हैं वे काफी डरे हुए हैं और फोन पर रोते हुए बात कर रहे हैं। डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मिला था, और हम सब जानते हैं कि पुरोला की घटना के बाद पहाड़ धधक रहे हैं। पहाड़ में लोग गर्मी से शांति पाने के लिए आते हैं, ठंडक के लिए आते हैं। ये पहाड़ का कल्चर भी नहीं है जो पहाड़ में हो रहा है। लेकिन जिस तरह का मामला सामने आया, बहन बेटियों वाला मामला है, स्वाभाविक ही है कि कुछ आक्रोश रहता है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि अगर कोई न्यूसेंस जानबूझ के क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो उत्तरकाशी के पुरोला में हुए नाबालिग अपहरण मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते कुछ दिनों से तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। उधर हिंदू संगठन 15 जून को
पुरोला में महापंचायत करने की बात कर रही, तो वहीं मुस्लिम संगठन देहरादून में 18 जून को महापंचायत करने का ऐलान कर चुका है। इस बीच पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल मीडिया से मुखातिब में कहे कि संबंध में प्रशासनिक अमला लोगों से बात कर रहा है और शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसकी अपील की जा रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि किसी की कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में वातावरण पूरी तरह से सौहार्द और शांतिपूर्ण बना हुआ है। इस सारी चीज़ों को लेके के क्षेत्र में आक्रोश है, लोगों में रोष है कि आज भाई इस तरीके की घटना हो रही, आने वाले समय में फिर हमारी माँ बहनों के साथ इस तरीके। आप बताइए, आपके चक्रोता में एक घटना हुई है कि रात के जो 12 बजे के टाइम जो एक लड़की 2 लड़कों के साथ हुई। ऐसे कोई विशेष समुदाय के लोग ही क्यों कर रहे हैं भाई? तो उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों ने 15 जून को महापंचायत की चेतावनी दी है, तो वहीं 18 जून को मुस्लिम समाज ने भी देहरादून में महापंचायत का ऐलान कर दिया। देहरादून के पलटन बाजार स्थित जामा मस्जिद में शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। बैठक में कहा गया कि मुस्लिमों के पलायन और उत्पीड़न के खिलाफ महापंचायत बुलाई गई है। वहीं बढ़ते लव जिहाद के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई दफा जिक्र किया है कि उत्तराखंड में बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का पहले सत्यापन होगा। साथ ही सीएम ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है वो तो अक्सरियत की बात है, लेकिन उसमें दूसरे लोग भी, दूसरे मजहब के लोग भी होंगे। महज इसलिए बुलाई गई 18 तारीख को कि आप सभी लोगों को और ख़ासकर सरकार को ये बताना है, उससे रिक्वेस्ट करनी है, गुजारिश करनी है, अपील करनी है कि जो परोला में और उत्तरकाशी में और नैन बाग में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो थोड़ा गलत है। हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले, और अलबत्ता ये ज़रूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड के अंदर हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब न। तो कोटद्वार में एक बार फिर से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जहां पे ऑनलाइन कंपनी का डिलीवरी अधिकारी बनकर एक ठग ने कोटद्वार की एक युवती के बैंक खाते से 99,000 रुपए उड़ा दिए। पीड़िता की ओर से कोतवाली में तहरीर दी गई है। पुलिस की साइबर सेल टीम मामले की जांच में जुटी है। कोटद्वार कोतवाली में दी गई तहरीर में अंजलि ने बताया कि उसने एक ऑनलाइन कंपनी से एक उत्पाद एक्सचेंज किया था। उसके पास एक कॉल आया जिसमें उसने अपने आप को कंपनी का डिलीवरी अधिकारी बताया। उसने एक मोबाइल नंबर से उसे एक लिंक भेजा और उसमें 5 रुपए डालने के लिए कहा। उसने 5 रुपए भेज दिए। इसके बाद एक लिंक भेजा और मोबाइल नंबर पर अपना पता भेजने और इसी मोबाइल नंबर पर लिंक को शेयर करने को कहा। उसने अनजाने में अपना पता भेजने के साथ उस लिंक को शेयर कर दिया, जिसके बाद युवती के खाते से 99,000 रुपए निकाल लिए गए। हमारा जो मुख्यतः मामला सामने आया है कि इसमें जो वादी है, जो हमारे पास अभी तहरीर आई थी, उसमें उसने कोई एक डिलीवरी कोई प्रोडक्ट था, उसे एक्सचेंज करने के लिए इंटरनेट पे जो नंबर सर्च किया था, तो उससे जब कॉल की गई तो उन्होंने उनके मोबाइल में एक लिंक जनरेट किया, जिसके द्वारा उनके जो खाते से लगभग 99,000 रुपये निकाल लिए गए। भगवानपुर के चोली क्षेत्र में उत्तराखंड पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश यूपी से उत्तराखंड में घुसे थे। मौके पर एसएसपी समेत आला अधिकारी ने घटना का जायजा लिया। मुठभेड़ में हथियारबंद 2 बदमाश घायल हो गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सरफराज अली जुड़ गए हैं। सरफराज, एक बार फिर उत्तराखंड पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि यूपी से उत्तराखंड में बदमाश घुसे थे, तो क्या कुछ उनकी कार्रवाई की गई है और क्या कुछ बदमाशों के आपराधिक इतिहास है? जी फातिमा, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ दिन पहले भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंदर बदमाशों और पुलिस के बीच जो मुठभेड़ हुई है उसमें रुड़की क्षेत्र में और रुड़की कोतवाली क्षेत्र और कुछ गंगनहर में भी ये 5 से 6 बदमाशों ने घर में घुसकर वहां पर जो लूटपाट की थी। और वहीं पर दूसरी क्षेत्र में एक गले से चैन
छीनने का प्रकरण सामने आया था। इसी को लेकर पुलिस को सूचना मिली थी कि भगवानपुर के क्षेत्र चोली में 5 से 6 बदमाश जो वहां पर रुके हुए हैं और जो बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। उसके बाद कोतवाली, गंगनहर और सीआईए की टीम जो है संयुक्त टीम ने जाकर वहां पर बदमाशों की जो छानबीन की, तो उसी के लेकर 5 से 6 बदमाश मिले तो सहारनपुर के बदमाश बताए जा रहे थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज तमाम जानकारी के लिए। अक्सर चारधाम में आने वाले यात्री कई बार यात्रा के रूट पर कूड़ा फैलाते हुए चलते हैं, जिससे कि प्रदेश की वन संपदा को खासा नुकसान देखने को मिलता है। जो कूड़ा यात्रियों ने गाड़ियों से बाहर फेंक जाता है वह ज्यादातर प्लास्टिक होता है, जैसे कि पानी की बोतलें, खाने पीने की चीजों के पैकेट या फलों के छिलके। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव सुशांत पटनायक ने बताया कि प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण के लिए 3 अलग अलग टीमों को रवाना किया जा चुका है, जो सर्वे करते हुए इस कूड़े को हटाने का काम करेंगी। साथ ही यदि कोई इस प्रकार का प्लास्टिक कूड़ा फैलाते हुए पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करने का काम भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। 3 टीम द्वारा हर दिन लगभग 80 से 85 किलोमीटर का ट्रैवल करते हुए जहाँ जहाँ सॉलिड वेस्ट पड़ी हुई है, जहाँ जहाँ प्लास्टिक वेस्ट पड़ी हुई है, जहाँ जहाँ लीगल सॉलिड वेस्ट है, उसका निरीक्षण कर उसकी सोर्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं और उसके डिस्पोजल के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। जहां आवश्यकता है वहां पे लोकल बॉडीज को और संबंधित संस्था जो ये गंदगी के लिए जिम्मेदारी माना गया है उनको भी नोटिस दी जा रही है। कैबिनेट मंत्री रेखा जनपद के चिन्याली सौड़ ब्लॉक के छोटी मनी बड़ी मनी गांव पहुंची। आर्या ने गत माह गुलदार के हमले के कारण मृतक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री स्वर्गीय सुनीता देवी के परिजनों से सांत्वना भेंट की। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के कार्मिकों ने 5 लाख की आर्थिक सहायता राशि एकत्र की है, जिसे ड्राफ्ट के रूप में स्वर्गीय सुनीता के बच्चों और पति सुंदरलाल को भेंट की गई। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी कल्याण कोष से भी 42,213 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार प्रभावित परिवार के साथ दृढ़ता से खड़ी है। हमारे विभाग ने उन्हें एक परिवार के रूप में देखा है और सभी कार्मिकों ने प्रभावित परिवार की मदद की है। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।